अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एंड एम। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब और आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोसाइट्स। तो पिछली वीडियोस में हमने आरबीसीज और ब्लड ग्रुप की टाइप्स डिस्कस की थी। आज हम ब्लड सेल की दूसरी टाइप डिस्कस करेंगे, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जिनको हम आम जुबान में वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, ये हमारे पास ब्लड सेल्स की जो है वो दूसरी अबंडेंट टाइप है। हमने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था कि जो आरबीसीज हैं वो हमारे पास सबसे अबंडेंट होते हैं ब्लड सेल्स में, ऑलमोस्ट 98 टू 99%। और इसी तरह हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की जो अमाउंट होती है वो ऑलमोस्ट बॉडी में ब्लड सेल काउंट का 1% होता है, 1% ऑफ ब्लड सेल काउंट। वाइट ब्लड सेल्स का हमारे पास फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास इम्यूनिटी में और डिफेंस में काम आते हैं। जब कोई हमारी बॉडी में बाहर से पार्टिकल आता है, कोई भी पार्टिकल है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी नॉन लिविंग है, तो उसके खिलाफ जो बॉडी ने अपना डिफेंस शो करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, कोई रिएक्शन शो करने का काम है, वो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है। तो इनका फंक्शन मेन क्या है? इन्वॉल्व इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी। ये तो वाइट ब्लड सेल्स का एक जनरल सा काम है कि ये इम्यूनिटी या डिफेंस में हमारे पास काम आते हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स की हमारे पास वेरियस टाइप्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। और ये टाइप्स किस बेस पे हैं? ये पार्टिकल स्पेसिफिक है। अगर कोई बैक्टीरिया आता है हमारे पास तो उसके साथ फाइट करने के लिए, उसके साथ रिएक्ट करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स की कुछ और टाइप हैं। अगर कोई वायरस आते हैं, कोई वर्म्स आते हैं, तो उनके लिए कुछ और मैकेनिज्म होगा। और इसी तरह अगर कोई नॉन लिविंग एंटीजन आता है तो उसके लिए कुछ अलहदा से हमारे पास सिस्टम होगा। तो वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम ल्यूकोसाइट्स की मेन दो टाइप्स डिस्कस करें, वो हैं दो हमारे पास। मेनली जो हमारे पास हैं वो हैं टू टाइप्स। पहली ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरी ए ग्रेन्युलोसाइट्स। नाम से जाहिर हो रहा है, ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे सेल्स जिसमें हमारे पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे कुछ सेल्स जिसमें हमारे पास ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। अच्छा, ग्रेन्युलोसाइट्स इनका एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स ये ग्रेन्युलोसाइट्स का हमारे पास दूसरा नाम है। अब ये तो वाइट ब्लड सेल्स की दो मेन टाइप्स हो गई, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब हम इन दोनों को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। इन दोनों की आगे से फर्दर टाइप्स हैं, तो फिर उनकी थोड़ी थोड़ी हम साथ में डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स को। ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे सेल्स जिसमें हमारे पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसकी हमारे पास आगे से तीन टाइप्स होंगी। पहली न्यूट्रोफिल्स, दूसरी यूजिनोफिल्स और तीसरी बेजोफिल्स। ये हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स की तीन फर्दर टाइप्स हैं। जैसा हमने स्टडी किया था कि आरबीसीज की प्रोडक्शन को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, इसी तरह हम जो ग्रेन्युलोसाइट्स की प्रोडक्शन को कहेंगे वो ग्रेन्युलोपोइसिस, ग्रेन्युलो POIESIS। ग्रेन्युलोसाइट्स की प्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? ग्रेन्युलोपोइसिस। और बाकी ब्लड सेल्स की टाइप्स की तरह जैसे हमने डिस्कस किया था कि सारे के सारे ब्लड सेल्स जो हमारे पास हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, इसी तरह ग्रेन्युलोसाइट्स भी बोन मैरो से प्रोड्यूस होंगे। बोन मैरो में कौन से सेल्स थे जिनसे सारे ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं? प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो इनका हम जरा डेवलपमेंट का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। ये बोन मैरो में हमारे पास हैं
प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स, इनसे सारे सेल्स, सारे ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं। अब प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से हमारे पास बनेगा माइलोब्लास्ट। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से डेवलपमेंट हो गया, हमारे पास क्या बना, माइलोब्लास्ट। ये पहला स्टेप इन तीनों की प्रोडक्शन में सेम है। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे, डेवलप होके माइलोब्लास्ट बनेंगे। यहां से आगे फिर 3 टाइप्स हो जाएंगी। अब माइलोब्लास्ट के बाद हमारे पास बनना है माइलोसाइट। कुछ हमारे पास बन जाएंगे न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, कुछ हमारे पास बन जाएंगे यूजिनोफिल माइलोसाइट, और कुछ हमारे पास डेवलप हो जाएंगे बेजोफिल माइलोसाइट। यहां तक इनकी जो लाइन ऑफ डेवलपमेंट थी वो सेम थी, पहला स्टेप सेम था। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से हमारे पास माइलोब्लास्ट डेवलप हुआ, माइलोब्लास्ट से आगे न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, यूजिनोफिल माइलोसाइट और बेजोफिल माइलोसाइट, और ये आगे से आगे फिर ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स बना देंगे डेवलप होके, ये यूजिनोफिल्स, और ये फर्दर हमारे पास बेजोफिल्स। ये हमने इनकी डेवलपमेंट पढ़ ली कि इनकी डेवलपमेंट कैसे होगी। अब इनकी एक और भी कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो हमारे पास लार्ज न्यूक्लियस हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, अप टू 6 लोब्स स्टडी के मुताबिक कि इनके न्यूक्लियस में कुछ के न्यूक्लियस में 6 लोब्स पाए जाते हैं अलग-अलग से, जिनमें वेरियस हमारे पास केमिकल्स पैक होंगे जो फर्दर आगे काम करते हैं। अच्छा, इनके ये नाम किस वजह से रखे गए हैं? ये नाम इनकी जिस बेस पे रखे गए हैं, जब हम लेबोरेटरी में इनको स्टेन करते हैं, जब इनकी स्टेनिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम स्टेनिंग है, उसी तरह अगर इनकी स्टेनिंग की जाती है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो जो यूजिनोफिल है ये रेड डाई टेक अप करता है, मतलब ये रेड अपीयर होता है। यूजिनोफिल हमारे पास रेड अपीयर होता है। बेजोफिल कौन सी डाई टेक अप करता है? अल्कलाइन मिथाइल लीन ब्लू। यूजिनोफिल हमारे पास रेड अपीयर होगा, बेजोफिल ब्लू अपीयर होगा, और जो न्यूट्रोफिल है वो हमारे पास पर्पल अपीयर होगा। क्यों पर्पल क्यों अपीयर होगा? क्योंकि वो ये दोनों डाइज टेकअप करता है। वो मिथाइलिन ब्लू भी टेकअप करेगा, वो रेड भी टेकअप करेगा, जिनके कॉम्बिनेशन से वो हमारे पास पर्पल अपीयर होगा। तो ये हमने इनकी कुछ डेवलपमेंट पढ़ ली। अब हम फर्दर इनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं और देखते हैं आगे। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स, जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आएगा तो उसके अगेंस्ट जो सेल्स एक्टिव होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स दे आर एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन। ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्वेजन में अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन में जो है हमारे पास एक्टिव होंगे। और इनका मैकेनिज्म क्या होगा? ये हमारे पास फैगोसाइटिक सेल्स हैं। फैगोसाइट मतलब ये ईटर्स हैं, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ करते हैं। इनके अंदर फिर जो ग्रेन्यूल्स होंगे, ग्रेन्यूल्स में जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी केमिकल पैक है, नॉर्मली लाइसोसोम्स पैक होते हैं, वो रिलीज होंगे, और वो जो लाइसोसोम्स हैं वो उस बैक्टीरिया को जो इसने इनगल्फ किया उसको पार्टिकल्स में ब्रेक करके उसको फिर सेल से बाहर निकालेंगे। हमने पढ़ा होगा फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग। तो ये जो हमारे पास है इनका मैकेनिज्म है फैगोसाइटोसिस, मतलब ये किसी भी बैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ करके फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इनका मैकेनिज्म फैगोसाइटोसिस है। और ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ये है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आएगा, जाहिर सी बात है वो आके बॉडी में
कोई भी डैमेज कॉज करेगा किसी भी सेल्स को, तो जो डैमेज सेल्स हमारे पास होते हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिन केमिकल्स को हम कहते हैं कीमोटैक्सिन्स। अब ब्लड में जब वो कीमोटैक्सिन्स जाएंगे तो ब्रेन उनको सेंस करेगा, ये पार्टिकल्स न्यूट्रोफिल्स उनको सेंस करेंगे और जहां पे डैमेज हुआ है उस जगह पे आके न्यूट्रोफिल्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो डैमेज सेल्स हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिन्स। डैमेज सेल्स रिलीज कीमोटैक्सिन्स। इन कीमोटैक्सिन्स को सेंस करते हुए न्यूट्रोफिल हमारे पास डैमेज्ड एरिया में आएंगे जहां पे डैमेज हुआ है, और इन न्यूट्रोफिल्स की मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? डायापेडेसिस। डायापेडेसिस। डैमेज सेल्स ने कुछ कीमोटैक्सिन्स रिलीज किए, उन कीमोटैक्सिन्स को सेंस करते हुए न्यूट्रोफिल्स किसी भी जगह पे ट्रांसफर होंगे और इनकी इस मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोटैक्सिन्स, डायापेडेसिस। इनकी मूवमेंट्स को हम कहते हैं डायापेडेसिस। और न्यूट्रोफिल्स का जो हमारे पास नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो ब्लड में कितना होता है? नॉर्मली 6 to 9 आवर्स ये हमारे पास इनका ब्लड में एवरेज लाइफ टाइम होता है। उसके बाद बॉडी का जो सिस्टम है वो इनको ब्लड से क्लियर कर देता है। तो ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ इनके काम थे। अब हम चलते हैं आगे यूजिनोफिल्स की तरफ। जिस तरह हमने न्यूट्रोफिल में स्टडी किया कि ये हमारे पास जब कोई बैक्टीरियल इन्वेजन होता है उसमें एक्टिव होते हैं और इनका जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास फेगोसाइटोसिस होता है। इसी तरह जब बॉडी में कोई भी पैरासाइट्स आएंगे, कोई वर्म्स आएंगे, तो उनके अगेंस्ट हमारे पास यूजिनोफिल्स एक्टिव होते हैं। जब भी कोई पैरासाइट्स या कोई वर्म्स आएंगे तो उनके अगेंस्ट हमारे पास यूजिनोफिल्स एक्टिव होंगे। और न्यूट्रोफिल्स की तरह ये भी फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, लेकिन ये इस काम में जरा न्यूट्रोफिल्स के मुकाबले में जरा कम एक्टिव है। और इनका जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है, ये चूंकि पैरासाइट्स के खिलाफ काम करते हैं, वर्म्स के जिनका साइज बड़ा होता है यूजली बैक्टीरिया से, तो इनको इनगल्फ नहीं किया जा सकता। तो ये जो यूजिनोफिल्स हैं ये अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं। इनके ग्रेन्यूल्स में नॉर्मली जैसे मैंने बताया क्या होता है? लाइसोसोम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और लाइसोसोम्स का क्या काम होता है? डिग्रेडेशन। तो ये जो यूजिनोफिल्स हैं ये अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगे, ग्रेन्यूल्स ब्रेकअप होंगे, उनमें जो केमिकल है वो रिलीज होंगे और वो अल्टीमेटली वो जो केमिकल्स है वो उन वर्म्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इनकी डीग्रेनुलेशन होगी। और जब लाइसोसोम्स रिलीज होंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे पास जो वर्म्स हैं, जो पैरासाइट्स हैं, उनको किल करेंगे और बॉडी से फिर उनकी एलिमिनेशन होगी। और इनका जो एक और फंक्शन है, ये हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस में भी हमारे पास ये एक्टिव होते हैं। ये हमारे पास असल में एक्चुअली इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है? बॉडी का रिएक्शन होता है। इन्फ्लेमेशन को हम डिफाइन करते हैं कि बॉडी का कोई भी रिएक्शन टुवर्ड्स इंजरी, कोई इंजरी हुई है उसके अगेंस्ट जो बॉडी का रिएक्शन होगा उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन एक्चुअली हमारे पास इन्फ्लेमेशन करवाता है, उसकी वजह है। ठीक है, तो इनके जो ग्रेन्यूल्स में हमारे पास एक एंजाइम होता है हिस्टामिनेज। हिस्टामिनेज एंजाइम है, तो नाम से जाहिर है ये क्या करता होगा? ब्रेक डाउन हिस्टामिन, सो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। हिस्टामिन एक हमारे पास सब्सटेंस है बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन करवाता है। ठीक है, तो इनके यूजिनोफिल्स के ग्रेन्यूल्स में हमारे पास एक एंजाइम है हिस्टामिनेज।
हिस्टामिनेज ब्रेक डाउन करता है हिस्टामिन को। जब हिस्टामिन ब्रेक डाउन हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास यूजिनोफिल्स इन्फ्लेमेशन को कम करने में काम आते हैं। हमने न्यूट्रोफिल्स भी स्टडी कर लिया, हमने यूजिनोफिल्स भी स्टडी कर लिया। आगे चलते हैं, अब हम बेजोफिल्स को स्टडी करते हैं। तो बेजोफिल्स जो हैं ये मेनली हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। बेजोफिल्स के ग्रेन्यूल्स में मेनली हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं। पहला, दे हैव दो सब्सटेंस होते हैं इनमें। पहला हिस्टामिन और दूसरा हेपारिन। हिस्टामिन अभी हमने यहां पे स्टडी किया था कि ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है, और ये हेपारिन हमारे पास एक एंटीकोएगुलेंट है। हिस्टामिन हमारे पास इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इन्फ्लेमेशन करवाता है, और हेपारिन हमारे पास एंटीकोएगुलेंट है। तो बेजोफिल्स के ग्रेन्यूल्स में यूजुअली हमारे पास ये दो सब्सटेंस होते हैं, हिस्टामिन और हेपारिन। और बेजोफिल्स हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन में नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं। जब भी कोई बाहर से पार्टिकल आएगा वो आके अगर बेजोफिल की सरफेस पे अटैच करता है तो नॉर्मली ये विद इन सेकेंड्स बेजोफिल्स डीग्रेनुलेट होंगे, ये अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगे, ये दो सब्सटेंस रिलीज होंगे, ये इन्फ्लेमेशन करवाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह बेजोफिल्स की तरह ही एक और भी टाइप है, हम उनको कह सकते हैं कि बेजोफिल्स की एक टाइप है। बेजोफिल्स जो हमारे पास है ये नॉर्मली ब्लड में है, मतलब मोटाइल हैं, ये बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मतलब मूव कर सकते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड के थ्रू बॉडी में मूव कर सकते हैं। इसी तरह इनकी एक हम कह सकते हैं टाइप है जो टिश्यूज में जाके सेटल करती है और वहीं पे फिक्स होती है, मतलब वो बॉडी में मूव नहीं कर सकती, जिस टिश्यू में है वो वहीं पे मतलब इन्फ्लेमेशन या एलर्जी का काम करवाएगी। और वो जो फिक्स टाइप्स हैं टिश्यूज में उनको हम कहते हैं मैस्ट सेल्स। मैस्ट सेल्स आर सिमिलर टू बेजोफिल्स बट फिक्स्ड इन टिश्यूज। ये टिश्यूज में हमारे पास फिक्स्ड होते हैं और वहां पे जाके सेम वही बेजोफिल्स वाला काम करते हैं। तो हमने न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स और बेजोफिल्स का इन शॉर्ट वे फंक्शन भी डिस्कस कर लिया, ये किस किस पार्टिकल के अगेंस्ट हमारे पास एक्टिव होते हैं। और ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसको अच्छे से गो थ्रू करें, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।